कोहलर और स्किनर के सिद्धांतों का ऐसा निचोड़ जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। यहाँ पर हम देखेंगे टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जो कि कोहलर और स्किनर के सिद्धांतों का वो कलेक्शन है जो कि पिछले 12 सालों से यूपीटेट की जान बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और यहाँ पर आज फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं 100 वीआई के क्वेश्चन पार्ट 4, जहां पर हम देखेंगे 151 से 200 तक के क्वेश्चन। जी हाँ, ऐसे कई पार्ट जो है हमने इस वीडियो के दिए हैं, और यदि आपने उन पार्ट को नहीं देखा है तो पहले आप उन्हें जाकर जरूर देखिएगा। चलिए बिना देर किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं हमारे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, स्किनर बॉक्स में चूहे को भोजन प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता था। तो स्किनर बॉक्स जो था उसमें चूहे को भोजन प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता था। घंटी बजानी पड़ती थी, लीवर दबाना पड़ता था, कूदना पड़ता था, शांत बैठना पड़ता था। 4 विकल्प हैं। तो स्किनर बॉक्स का जो प्रयोग है उसमें देखा था कि जो चूहा था वो लीवर दबाता था और तब जाकर के चूहे को यहाँ पर भोजन का टुकड़ा जो था वो मिलता था। आगे प्रश्न है, कोहलर के सूक्ष्म सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में समस्या का स्वरूप कैसा होना चाहिए। बहुत छोटा, अत्यंत जटिल, इतना कि उसके सभी अंग दिखाई दे, समस्या अदृश्य होना चाहिए। तो इतना होना चाहिए कि उसके सभी अंग जो हैं वो दिखाई दे। जी हाँ, गेस्टाल्टवाद के अनुसार जब तक समस्या का संपूर्ण ढांचा प्रत्यक्ष नहीं होगा, मस्तिष्क उसका समाधान नहीं खोज पाएगा। आगे लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत स्वनिर्देशित अधिगम का आधार है। पावलोव का सिद्धांत, स्किनर का अभिक्रमित अनुदेशन, थार्नडाइक का प्रयास त्रुटि, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी के साथ में, स्किनर का अभिक्रमिक अनुदेशन। ऑप्शन बी यहां पर उत्तर होगा। कोहलर के अनुसार चिंपैंजी के द्वारा समस्या का समाधान अचानक प्राप्त करना क्या कहलाता है। तो यहाँ पर विलोपन, सामान्यकरण, अंतर्दृष्टि, विभेदीकरण, इनमें से बन जाता है अंतर्दृष्टि। यहाँ पर हमारा उत्तर, अचानक होने वाले बौद्धिक समाधान को कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ यहाँ पर कहा था। आगे लेते हैं, स्किनर के अनुसार नकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करने पर अनुक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, जब नकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करते हैं तो अनुक्रिया की दर घटती है, अनुक्रिया बढ़ जाती है, अनुक्रिया समाप्त हो जाती है, या कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है अनुक्रिया जो है वो बढ़ जाती है। पुनर्बलन जो होता है वो चाहे धनात्मक हो ऋणात्मक हो, दोनों का उद्देश्य अनुक्रिया की दर को बढ़ाना होता है। आगे लेते हैं, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में समग्र का क्या अर्थ है। बहुत बार ये प्रश्न जो है देखा आपने, अंशों का जोड़, अंशों के जोड़ से अधिक केवल एक भाग यादृच्छिक जानकारी। तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाता है अंशों के जोड़ से अधिक। जी हाँ, ऑप्शन जो बी होगा वो यहां पर उत्तर होगा। स्किनर के सक्रिय अनुबंधन में आरएस संबंध में एस क्या है। समस्या, समाधान, पुनर्बलक या रटना। तो यहां पर हम कहेंगे ये हो जाता है ऑप्शन सी के साथ में, पुनर्बलक। सूझ के लिए अनुभव अनिवार्य है, यह कोहलर का विचार थार्नडाइक के किस नियम से मेल खाता है। तो यहां पर यदि हम बात करें प्रभाव का, तत्परता का, अभ्यास का, बहु अनुक्रिया का, तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाता है अभ्यास का नियम। कोहलर ऐसा मानते थे कि जो पुराने अनुभव है यानी कि अभ्यास है वो सूझ विकसित करने में सहायक होते हैं। प्रशंसा प्रमाण पत्र और ट्रॉफियां जो होती हैं, ट्रॉफियां स्किनर के अनुसार किस प्रकार के पुनर्बलक हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, नकारात्मक, तटस्थ। तो इनमें से यदि हम बात करें तो यहां पर ऑप्शन बी जो होगा द्वितीयक पुनर्बलक ये होते हैं। आगे लिए जाए प्रश्न, कोहलर के अनुसार अंतर्दृष्टि विकसित होने का सही क्रम क्या है। समस्या समाधान, समस्या निरीक्षण, या समस्या निरीक्षण अचानक समाधान, निरीक्षण समस्या समाधान, रटना अभ्यास समाधान। तो यहां पर हमारा जो उत्तर बन जाता है वो बन जाता है ऑप्शन बी के साथ में, समस्या निरीक्षण अचानक समाधान। जहां ऑप्शन बी यहां पर हमारा उत्तर होगा। स्किनर ने चूहों के प्रयोग में भोजन के ट्रे को क्या कहा था। मैगजीन, पजल बॉक्स, पुनर्बलन तालिका, या फिर स्टिमुलेशन यंत्र। तो यहां पर उसे कहा था ऑप्शन फर्स्ट, मैगजीन। स्किनर बॉक्स के उस हिस्से को जहां पर भोजन की गोलियां आती थी उसे मैगजीन कहा जाता था। आगे देखिए, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना जो थी ये कब हुई। 1904, 1912, 1920 या 1938 में। यहां पर सही उत्तर आ जाता है वो है 1912। 1912 में जो मैक्स वर्दीमर थे
इन्होंने ही 5 फिनोमेना के शोध के साथ गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की जो नींव थी वो रखी थी। एक बच्चा जब एक बच्चा अंधेरे से डरता है और लाइट जलाने पर डर भाग जाता है तो लाइट का जलाना उदाहरण होगा। धनात्मक, ऋणात्मक, दंड, विलोपन, तो यहां पर हो जाता है ऑप्शन बी के साथ में ऋणात्मक पुनर्बलन। जी हाँ, लाइट जलाने से डर हट गया, इसलिए ये ऋणात्मक पुनर्बलन यहां पर रहेगा। कॉलर का सूझ सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम का विरोध करता है? रचनात्मक, यांत्रिक, बौद्धिक, सक्रिय। तो यहां पर यांत्रिक अधिगम ऑप्शन जो बी होगा, यहां पर कॉलर रटने या यंत्र की तरह बार बार अभ्यास करने का विरोध जो थे वो करते थे। आगे देखिए, स्किनर के अनुसार आकार देने की प्रक्रिया किसके लिए सबसे अधिक उपयोगी है? तो यहां पर सरल व्यवहार के लिए, जटिल व्यवहार सिखाने के लिए, व्यवहार को भूलने के लिए, दंड देने के लिए। तो यहां पर उत्तर बनता है हमारा जटिल व्यवहार सिखाने के लिए, क्योंकि शेपिंग के द्वारा जटिल कौशल जो होते हैं उनके छोटे छोटे सुदृढ़ चरणों में यहां पर सिखाया जाता है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण का सूत्र का प्रणेता कौन है? स्किनर, गेस्टाल्टवादी, थार्नडाइक या वाटसन? तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाता है, वो हो जाता है ऑप्शन बी के साथ में गेस्टाल्टवादी। ये शिक्षण सूत्र क्या करता है? सीधे कॉलर और कोफका के गेस्टाल्ट सिद्धांतों से लिया गया है। स्किनर के अभिक्रमिक अनुदेशन में लघु पदों का सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है? ताकि छात्र जल्दी थक जाएं, ताकि छात्र को बार बार सफलता और पुनर्बलन मिले, या फिर ताकि कागज की बचत हो, ताकि शिक्षक को काम ना करना पड़े? तो यहां पर हम कहेंगे ताकि छात्र को बार बार सफलता और पुनर्बलन मिले, इसलिए लघु पदों का सिद्धांत जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। कॉलर के चिंपांजी सुल्तान को पिंजरे में क्या प्राप्त करना था? पानी, रोटी, केले, चाबियां? तो यहां पर सुल्तान जो था उसे प्राप्त करना था ऑप्शन सी के साथ में केले। जी हाँ, केले, यहां पर केले को लक्ष्य के रूप में ऊंचाई पर या पिंजरे के बाहर रखा गया था। आगे लेते हैं, विलोपन की दर किस पुनर्बलन अनुसूची में सबसे तेज होती है? सतत पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन, निश्चित अंतराल या निश्चित अनुपात? तो यहां पर विलोपन की दर की बात की जाए तो ये हो जाता है ऑप्शन फर्स्ट, सतत पुनर्बलन। जी हाँ, फर्स्ट विकल्प यहां पर उत्तर होगा। आगे देखिए, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में निरंतरता का नियम क्या है? लगातार पढ़ना, वस्तुओं को एक सीधी रेखा या वक्र में देखना, अभ्यास को जारी रखना, या डी है इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर हमारा जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी, वस्तुओं को एक सीधी रेखा या वक्र में देखना, निरंतरता का नियम। क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क होता है ये उन उद्दीपकों को एक साथ जोड़ता है जो कि सुचारू दिशा में प्रवाह होते हैं। स्किनर के क्रिया प्रशोध सिद्धांत को आर टाइप अनुबंधन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें रिवार्ड मुख्य है, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्स पर बल दिया जाता है, क्योंकि यह रटने पर आधारित है, क्योंकि स्किनर का नाम आर से शुरू होता है। तो यहां पर हमारा जो उत्तर बनता है वो बनता है ऑप्शन बी के साथ में, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्स पर बल दिया जाता है। यहां पर उत्तर होगा। कॉलर के अनुसार अंतर्दृष्टि के लिए बौद्धिक स्तर का होना आवश्यक नहीं, अत्यंत आवश्यक है, केवल मनुष्य के लिए जरूरी है, या केवल बुढ़ापे में होता है? तो यहां पर हम कहेंगे कि हमारा जो उत्तर होता है वो होता है अत्यंत आवश्यक है, विकल्प बी, है ना। बौद्धिक अंतर्दृष्टि के लिए बौद्धिक स्तर का होना अत्यंत आवश्यक होता है। एक छात्र को कक्षा में मोबाइल का उपयोग करने पर शिक्षक द्वारा मोबाइल जब्त कर लेना उदाहरण है। ऋणात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक दंड, धनात्मक पुनर्बलन या फिर विलोपन? तो यहां पर ये नकारात्मक दंड, ऑप्शन बी यहां पर हमारा उत्तर होगा। किसी प्रिय वस्तु को हटा लेना व्यवहार को कम करने के लिए नकारात्मक दंड कहलाता है। कॉलर का सिद्धांत शिक्षा में रचनात्मकता को बढ़ावा देता है, क्योंकि यह नकल करना सिखाता है या छात्र को स्वयं मौलिक समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। इसमें रटने पर जोर दिया जाता है, इसमें चित्रकारी सिखाई जाती है। तो यहां पर हमारा उत्तर जो बनता है वो बनता है ऑप्शन बी के साथ में, यह छात्र को स्वयं मौलिक समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। स्किनर और कॉलर का सिद्धांतों का समन्वय करने वाला शब्द क्या हो सकता है? यंत्रवत अधिगम, सक्रिय अधिगम, निष्क्रिय अधिगम, विस्मृति?
तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, सक्रिय अधिगम। दोनों ही मनोवैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि सीखने के लिए शिक्षार्थी का शारीरिक या मानसिक रूप से सक्रिय होना जरूरी है। आगे देखिए, स्किनर के अनुसार विराम अनुसूची का संबंध किससे है? अनुक्रियाओं की संख्या से, समय की अवधि से, या छात्र की आयु से, या फिर पाठ्य वस्तु की कठिनता से। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि स्किनर के अनुसार विराम अनुसूची का संबंध जो होता है वो किससे होता है? तो वो होता है समय की अवधि से, ऑप्शन बी। कोहलर के सूझ सिद्धांत में समस्या की स्पष्टता क्यों आवश्यक है? तो यहां पर ताकि छात्र डरे नहीं, ताकि मस्तिष्क सभी तत्वों के बीच संबंध देख सके, ताकि रटना आसान हो जाए, ताकि शिक्षक को समझाना न पड़े। तो यहां पर समस्या की स्पष्टता क्यों आवश्यक होती है? तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी के साथ में, ताकि मस्तिष्क के सभी तत्वों के बीच एक संबंध को देख सके। स्किनर के द्वारा प्रतिपादित अभिक्रमिक अनुदेशन का वह प्रकार जिसमें छात्र अपनी गलती के आधार पर नए रास्ते चुन सकता है। तो यहां पर स्किनर के द्वारा प्रतिपादित जो अभिक्रमिक अनुदेश का वह प्रकार जिसमें छात्र अपनी गलती के आधार पर नए रास्ते चुन सकता है, रेखीय अभिक्रम, साखी अभिक्रम, मैथमेटिक्स और अवरोह अभिक्रम। तो यहां पर हमारा सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, साखी अभिक्रम, जिसमें छात्र अपनी गलती के आधार पर नए रास्ते चुन सकता है। गेस्टाल्ट वादियों ने किस मानसिक प्रक्रिया को अधिगम का आधार माना है? संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, विस्मृति या संवेग? तो यहां पर उत्तर बन जाता है हमारा प्रत्यक्षीकरण। जी हाँ, ऑप्शन बी जो होगा, परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण। संवेदना अधूरी जानकारी देती है, जबकि प्रत्यक्षीकरण पूरी परिस्थिति का अर्थपूर्ण ज्ञान कराता है, इसलिए सूझ के लिए ये जरूरी है। आगे देखिए, स्किनर के अनुसार प्राथमिक पुनर्बलक किस पर आधारित होते हैं? सामाजिक प्रतिष्ठा, जैविक आवश्यकताओं पर, धन और संपत्ति पर, प्रशंसा पर? तो यहां पर उत्तर बन जाता है हमारा ऑप्शन बी, जैविक आवश्यकताओं पर। जी हाँ, जैविक आवश्यकताओं पर हमारा सही उत्तर होगा। आगे देखिए, कोहलर के अनुसार अंतर्दृष्टि किस प्रकार की प्रक्रिया है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक? तो यहां पर हो जाता है कोहलर के अनुसार अंतर्दृष्टि जो होती है वो एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया होगी, ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें बुद्धि, तर्क और प्रत्यक्षीकरण का प्रयोग होता है, इसलिए उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है। स्किनर बॉक्स में चूहे का लीवर दबाना किस प्रकार का व्यवहार है? ये प्रतिवादी व्यवहार, क्रिया प्रसूत व्यवहार, स्वाभाविक व्यवहार या डी है इनमें से कोई नहीं। यहां पर उत्तर बन जाता है ऑप्शन बी, क्रिया प्रसूत व्यवहार। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र वैज्ञानिक विचारधारा की देन है। तो यहाँ पर व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, संरचनावाद या प्रयोजनवाद? यहाँ पर उत्तर हो जाता है गेस्टाल्टवाद, पूर्ण से अंश की ओर। स्किनर के सक्रिय अनुबंधन में पुनर्बलन कब दिया जाता है? तो स्किनर के सक्रिय अनुबंधन में पुनर्बलन कब दिया जाता है? अनुक्रिया से पहले, अनुक्रिया के बाद, अनुक्रिया के साथ साथ, कभी नहीं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है अनुक्रिया के बाद। जी हाँ, स्किनर के सिद्धांत में आरएस में सबसे पहले क्या होती है? अनुक्रिया होती है, उसके बाद परिणाम के रूप में पुनर्बलन जो होता है वो मिलता है। कोहलर के प्रयोग में सुल्तान चिंपैंजी ने छड़ियों को क्यों जोड़ा? खेलने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए, दूर रखे केलों तक पहुंचने के लिए, पिंजरा तोड़ने के लिए? बहुत सरल सा प्रश्न है। उसने क्या किया था? छड़ियों को आपस में जोड़ा था और जो केले दूर रखे थे उन तक पहुंच बनाने के लिए उसने ऐसा किया था ताकि वो अपना लक्ष्य यहाँ पर प्राप्त कर सके। स्किनर के अनुसार आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन से श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें कम खर्चा आता है, इससे व्यवहार अधिक स्थायी होता है और विलोपन देर से होता है, यह बच्चों को जल्दी याद कराता है, शिक्षक को मेहनत कम करनी पड़ती है। तो यहां पर हमारा उत्तर जो होता है वो हो जाता है, इससे व्यवहार अधिक स्थायी होता है और विलोपन देर से होता है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में समानता का नियम क्या कहलाता है? सभी मनुष्य समान हैं, मस्तिष्क को समान दिखने वाली वस्तुओं को एक समूह के रूप में देखता है, समान आयु के बच्चे जल्दी सीखते हैं, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मस्तिष्क को समान दिखने वाली वस्तुओं को एक समूह के रूप में देखता है, जो कि ऑप्शन बी होगा यहाँ पर हमारा उत्तर।
जब एक शिक्षक छात्र की प्रत्येक सही अनुक्रिया पर उसे शाबाशी देता है तो वह प्रयोग कर रहा है सतत पुनर्बलन, निश्चित अंतराल पर पुनर्बलन, दंड या ऋणात्मक पुनर्बलन। तो यहां पर उत्तर हो जाता है हमारा सतत पुनर्बलन, ऑप्शन ए, क्योंकि यहां प्रत्येक सही क्रिया पर उसे शाबाशी मिल रही है, सतत पुनर्बलन यहां पर रहेगा। और हर बार सही अनुक्रिया पर रिवॉर्ड देना सतत पुनर्बलन कहलाता है। कॉलर के अनुसार सूझ किसमें नहीं पाई जा सकती? चिंपैंजी, मनुष्य, जड़ बुद्धि बालकों में, प्रतिभाशाली बालकों में। तो यहाँ पर उसके लिए हमारा जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है जड़ बुद्धि बालक। ऑप्शन जो सी होगा ये हमारा उत्तर होगा। स्किनर के अनुसार शेपिंग का अंतिम सोपान क्या है? दंड देना, लक्ष्य व्यवहार की प्राप्ति, व्यवहार को भूल जाना, विलोपन। तो यहाँ पर उत्तर जो होता है वो हो जाता है ऑप्शन बी के साथ में लक्ष्य व्यवहार की प्राप्ति। पूर्णाकार शब्द का अर्थ क्या है? अधूरा, टुकड़ों में, एक एकीकृत रूप या समग्रता, शून्य। तो यहां पर पूर्णाकार शब्द का अर्थ जो होता है वो हो जाता है ऑप्शन सी के साथ में एक एकीकृत रूप या समग्रता। स्किनर के अनुसार नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है, यहां पर तेज धूप से बचने के लिए चश्मा पहनना, फेल होने पर डांट पड़ना, पुरस्कार मिलना, कक्षा से बाहर निकाल देना। तो देखिए यहां पर बात की जाए तो जो ऑप्शन ए है तेज धूप से बचने के लिए चश्मा पहनना, ये पहनने देखिए चश्मा पहनने से क्या हुआ, जो धूप पड़ रही थी, अप्रिय स्थिति थी वो हट गई, इसलिए चश्मा पहनने का व्यवहार बढ़ गया और ये एक नकारात्मक पुनर्बलन यहां पर होगा। कॉलर के बॉक्स प्रॉब्लम प्रयोग में चिंपैंजी ने क्या किया? तो क्या किया था? बक्सों को एक के ऊपर रख करके उसने केले जो थे वो प्राप्त किए थे। तो यहां पर उत्तर जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा ऑप्शन बी। आगे प्रश्न है स्किनर के क्रिया परिशुद्ध सिद्धांतों को नैमित्तिक अनुबंधन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह बहुत पुराना है, इसमें व्यवहार लक्ष्य प्राप्ति की का नियमित साधन बनता है, क्योंकि यह नियमों पर आधारित है, और डी है क्योंकि यह केवल पशुओं के लिए है। देखिए यहां पर बात की जाए तो क्योंकि इसमें व्यवहार लक्ष्य की प्राप्ति निमित्त यानी कि साधन बनता है, ऑप्शन जो बी होगा वो यहां पर हमारा उत्तर होगा। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अनुसार लर्निंग क्या है? आदतों का निर्माण है, उद्दीपक अनुक्रिया का जुड़ाव है, संज्ञानात्मक पुनर्गठन है, केवल अभ्यास है। तो यहां पर उत्तर हो जाता है संज्ञानात्मक पुनर्गठन। ऑप्शन जो सी होगा वो यहां पर हमारा उत्तर होगा। स्किनर के अनुसार यदि पुनर्बलन अनुक्रिया के बहुत देर बाद दिया जाए तो क्या होगा? सीखना तेज होगा, सीखने का प्रभाव कम या शून्य हो जाएगा, छात्र खुश होगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहां पर उत्तर हो जाता है सीखने का प्रभाव कम या शून्य हो जाएगा, है ना। पुनर्बलन जो होगा वो अनुक्रिया के बहुत देर बाद दिया जाएगा तो निश्चित ही सीखने का प्रभाव कम या शून्य हो जाएगा। आगे प्रश्न आता है कॉलर के अनुसार अंतर्दृष्टि के विकास में प्रयत्न एवं भूल की क्या भूमिका है? तो इसकी कोई भूमिका नहीं। सूझ आने से पहले व्यक्ति कुछ मानसिक या शारीरिक प्रयत्न करता है, यह सीखने का एकमात्र तरीका है और यह रटने में मदद करता है। तो यहां पर हमारा उत्तर जो होता है ऑप्शन बी, सूझ आने से पहले व्यक्ति कुछ मानसिक या शारीरिक प्रयत्न जो है वो करता है। ऑप्शन बी यहां पर उत्तर होगा। अभिक्रमिक अनुदेशन में प्रतिपुष्टि का मुख्य लाभ क्या है? तो यहां पर प्रतिपुष्टि का मुख्य लाभ क्या होगा? अनुशासन, छात्र की शंकाओं का तुरंत समाधान और सुदृढ़ीकरण, ग्रेड देना, सिलेबस पूरा करना। तो यहां पर उत्तर जो हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी के साथ में छात्र की शंकाओं का तुरंत समाधान और सुदृढ़ीकरण, है ना। तुरंत फीडबैक मिलने से छात्र का आत्मविश्वास जो होता है वो क्या होता है? बढ़ता है और उसका अधिगम जो होता है वो स्थायी होता है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान ने शिक्षा में विषय वस्तुओं को कैसे प्रस्तुत करने की सलाह दी? कठिन से सरल, अंश से पूर्ण की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अज्ञात से ज्ञात। तो यहां पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी के साथ में पूर्ण से अंश की ओर। ऑप्शन सी यहां पर हमारा
उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्किनर और कॉहलर के सिद्धांतों का निष्कर्ष क्या है? बालक को दंड से सिखाना चाहिए, अधिगम्य शिक्षार्थी की सक्रियता और वातावरण की भूमिका महत्वपूर्ण है, रटना ही सीखने का आधार है, या फिर सीखना केवल ईश्वर की देन है। तो यहां पर हम कह सकते हैं स्किनर और कॉहलर के सिद्धांतों का जो निष्कर्ष निकलता है वो निकलता है कि अधिगम्य शिक्षार्थी की जो सक्रियता है और वातावरण की भूमिका होती है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर विकल्प बी हमारा इसमें उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे पार्ट 4 के क्वेश्चन जो कि पीवाईक्यू की सीरीज का ही हिस्सा थे। और ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपने वीडियो पर समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।